हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 का दोस्तों 20 फरवरी के दिन जो एग्जाम होने वाला है साइंस का दोस्तों, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों बोर्ड एग्जाम की दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों, कोई भी प्रकाश की किरण होती है ना, हमेशा इस प्रकार से आप लोग भी रात के अंधेरे में कहीं पर भी टॉर्च हुआ, लेजर लाइट, कहीं पर भी आप लोग प्रकाश मारते हो, टॉर्च मारते हो, तो हमेशा जो प्रकाश जाती है ना, एकदम सीधी रेखा में जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, प्रकाश की किरणें हमेशा गमन करती है क्या? स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? याद रख लीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम दूरी अगर पूछता तो अधिकतम दूरी होता है अनंत। तो यहाँ पे आप लोग को पूछा है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी याद रख लीजिएगा 25 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो धारा मापते हैं ना, विद्युत धारा, उसको कहते हैं एमीटर। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमीटर होगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। वी बटा आई का अनुपात क्या होता है? तो वी बटा आई बराबर फॉर्मूला होता है आर, यानी कि आप लोग को फॉर्मूला होता है, एक तो याद रख लीजिएगा, आई बराबर वी बटा आर होता है। ये एक तो फॉर्मूला होता है। आई बराबर सॉरी, एक तो आप लोग का फॉर्मूला होता है, वी बटा आई बराबर क्या होती है? आर होती है। आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे। तो यानी कि वी बटा आई दोस्तों किसके बराबर होता है? आर के बराबर होते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा, आर मतलब होता है प्रतिरोध, तो 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला केमिस्ट्री का प्रश्न, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Ap दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यहाँ देख लीजिए आप लोग का, ये Fe2O3 Al दोस्तों O को ले लिया और Fe को दोस्तों हटा दे रही है। मतलब Al दोस्तों एक तत्व को ले लिया और एक तत्व को विस्थापित कर दे रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देख लीजिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी विलयन में पीएच का मान 5 है तो वो क्या होगा? तो दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे अम्लों का पीएच मान 7 से क्या होती है? 7 से कम होती है। तो यहाँ आप लोगों को बोला गया है कि 5 है, 5 है मतलब अम्ल है, तो अम्लों का इसका आंसर होगा अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था दोस्तों टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम लोग पूरा मिक्स मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या है? मिक्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल मिक्स क्वेश्चन। आप लोग को बोर्ड एग्जाम के दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? आर। कोई भी वक्रता त्रिज्या आर है तो उसको फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोग एक तो फॉर्मूला जानते होंगे, एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? R/2 होती है। तो एफ बराबर उसकी R/2 होगी। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देख लीजिए। आवेश की SI मात्रक क्या होती है? तो दोस्तों, आवेश, विद्युत आवेश की SI मात्रक होती है कूलम। अगला प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होती है? तो दोस्तों, एल्केन का सूत्र होता है एल्केन CnH2n+2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अम्ल और क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। तो चलिए हम लोग 7 का उत्तर देख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है। तो 7 का उत्तर देख लीजिए। दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का। तो पहला नियम है आपतित, दोस्त यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण और जो अभिलंब होती है, ये तीनों कहाँ होती है? एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि परावर्तन कोण और अपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी कि अगर आप लोग कोई भी एक समतल यहाँ पे दर्पण हम लोग बना लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ आप लोग को कोई ये आपतित, एक मिनट दोस्तों, इसका आप लोग को चाहे तो इसका डायग्राम भी बना सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को कोई इस प्रकार से प्लेन सतह बना देते हैं। यहाँ अगर आपतित किरण लिख देते हैं और यहाँ से जो जाएगा परावर्तित किरण और बीच में कोई लॉम डालेंगे। यहाँ पे मान लिए कोण आई और कोण आर, ये क्या होती है? बराबर होती है। ये वाला है हम लोग का आपतित किरण और उधर वाला है हम लोग को क्या है? परावर्तित किरण। इधर वाला हम लोग को जो जा रही है, ये वाला कितना है? परावर्तित किरण।
और बीच वाला क्या है, अभिलोम। बीच वाला क्या है, अभिलोम। तो इस प्रकार से आप लोग डायग्राम भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 8 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग को लिखना है। तो चलिए हम लोग अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिख लेते हैं। पहला उपयोग देख लीजिए, अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग हम लोग टॉर्च में, सर्च लाइट में और गाड़ियों के जो हेडलाइट होता है मतलब आगे देखने के लिए यूज किया जाता है। तो 3 उपयोग हम लोग देख लिए, 8 नंबर हो गया। उसके बाद आगे 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है, 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम है, 4 ओम है और 6 ओम है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो श्रेणी क्रम में जब भी हम लोग किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों को हम लोग जोड़ करेंगे। तो एक तो 2 ओम है, एक तो 4 और एक तो 6 है। तो हम लोग आर बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6 तीनों को जोड़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि इसके आंसर कितना आ जाएगा 12 ओम होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर हो गया। उसके बाद आगे 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं 10 का उत्तर, सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है। तो दोस्तों 10 का उत्तर देख लीजिए। हाँ, 10 का उत्तर देख लीजिए, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि सोडियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है जो कि ऑक्सीजन से पल भर में क्रिया कर लेती है और इसे सोडियम में केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। यानी कि सोडियम धातु जो है ना बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करती है। ये अगर हवा में छोड़ देते हैं ना तो तुरंत आग पकड़ लेती है, इस कारण इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को क्या है संतुलित करना है। N2 प्लस H2O, यहाँ पे तीर के निशान है NH3। तो चलिए हम लोग 11 को उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको अगर आप लोग संतुलित कीजिएगा ना तो इस प्रकार से आप लोग संतुलित कर नहीं सकेगा। N2 प्लस H2 तीर के निशान NH3, तो यहाँ आप लोग को 3 बैठाना होगा, यहाँ आप लोग को 2 बैठाना होगा। आप लोग को संतुलित हो गया, क्या कि यहाँ पर नाइट्रोजन देख लीजिए 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 2 6 है, हाइड्रोजन 3 2 6 है। तो इस प्रकार से आप लोग को ये वाला संतुलित होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे Fe प्लस H2O तीर के निशान Fe3O4 प्लस H2। तो दोस्तों इसका आप लोग को संतुलित इस प्रकार से होगा, Fe प्लस H2O, यहाँ पे देख लीजिए आगे में आप लोग को 3 बैठाना होगा और यहाँ पे 4 बैठाना होगा और यहाँ पर भी आप लोग को 4 बैठाना होगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए, Fe3 हो गए, Fe3 है, हाइड्रोजन 4 2 8 है, हाइड्रोजन 4 2 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, ये हो गए संतुलित। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कितना दूर हम लोग देखे थे। हम लोग देखे 11 नंबर। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, एक धातु का नाम लिखिए और संकेत भी लिखना है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दूसरा प्रश्न है 12 का, एक ऐसी और धातु का नाम लिखना है जो विद्युत के सुचालक है। तो चलिए हम लोग 12 का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हाँ यहाँ पे एक धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, याद रख लीजिए मार्करी। मार्करी द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इसी और धातु का नाम लिखिए जो विद्युत के सुचालक होती है। तो विद्युत की सुचालक कौन होती है, ग्रेफाइट होती है विद्युत की सुचालक। अगला क्वेश्चन 12 नंबर तो हमने देख लिया। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है और इस दोष को संशोधन किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए हम लोग 13 को उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको मायोपिया भी कहते हैं। इससे दूर की चीज़ों को तो स्पष्ट देखने में परेशानी आती है, लेकिन निकट की वस्तु को तो देख सकता है। वही बोला है मायोपिया में आँख आकार बढ़ने से रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। ऐसा होने से वस्तुएं धुंधली और अस्पष्ट दिखती है, लेकिन पास की वस्तु देखने में कठिनाई होती है। और इसका कारण देख लीजिए, यह परिवार में चलता है। अगर आपके माता-पिता और किसी को समस्या है, तो ये खतरा बढ़ जा सकता है। यानी कि आप बोल सकते हैं ये एक प्रकार का आनुवंशिकता बीमारी है। हुँ, जैसे स्क्रीन हुआ, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल के सामने अधिक समय बिताना, यानी कि मोबाइल, टीवी ये सब देखने से जल्दी आप लोग को निकट दृष्टि दोष हो सकता है। किताबें या स्क्रीन का आवश्यक दूरी ना रखना, जो आप लोग को 25 सेंटीमीटर होता है, उससे बहुत सामने रख के पढ़ते हैं और जिस कारण से आप लोग का ये मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष हो सकता है। और इसका संशोधन देख लीजिए किस प्रकार से किया जा सकेगा। इसका जो संशोधन होगा ना वो दोस्तों अवतल लेंस के चश्मे के से उपयोग किया जा सकता है। हुँ। अगला 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ऑक्सीजन के योग में ह्रास, ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन की परिभाषा लिखना है और प्रत्येक के एक-एक उदाहरण देना है। तो चलिए हम लोग 14 का उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 14 का उत्तर, हाँ, उपचयन अभिक्रिया देख लीजिए। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन मतलब
उपचयन मतलब होता है उपचयन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, जिससे 4Na प्लस O2 2Na2O। यहाँ पे देख लीजिए Na के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इस अभिक्रिया में Na के क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। हाँ, तो और अगला अपचयन देखो, अपचयन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें हटेगा और हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा। इसे देख लीजिए CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। इस समीकरण में अगर तुम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यहाँ ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखना है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, और कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO, और हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl, और कॉपर सल्फेट का होता है Cu, और सल्फेट का होता है SO4। तो इस प्रकार से आप लोग को हमने 15 नंबर तक बता दिए।